हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 के खंड ब के लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न जो है इनका उत्तर आपको 4 से 5 लाइनों में देना होता है। इनकी शब्द सीमा 50 शब्द होती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, एनोडीकरण क्या होता है, इसके क्या उपयोग हैं। तो देखिए एनोडीकरण, देखिए जैसे कि आप विद्युत अपघट्य विधि जानते हैं। विद्युत अपघट्य विधि में एक जो है कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो एनोडीकरण में हम एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाते हैं, अर्थात एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। इसमें एल्यूमिनियम की एक साफ छड़ को या वस्तु को एनोड बना करके उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघट्य किया जाता है। तो एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की मोटी परत बना देती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसको जंग लगाने से बचाती है। अब सामान्य भाषा में आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। ये तो आपको लिखने का तरीका हो गया, समझ लीजिए इसे किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की कोई भी छड़ हो गई या कोई साफ वस्तु हो गई, इसको हम H2SO4 जो अम्ल होता है, तनु H2SO4 अम्ल, उसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, परिपथ को पूरा करके जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो ऑक्सीजन बनेगी वो ऑक्सीजन जाकर के जो एल्यूमिनियम की जो जो रॉड होती है, जो छड़ होती है या कोई वस्तु होती है, उस पर जाकर के वो चिपक जाती है, उस पर वो जम जाती है। इस प्रकार से एल्यूमिनियम पर जो है ऑक्सीजन की एक मोटी परत बन जाती है। इसी प्रक्रिया को हम जो है एनोडीकरण कहते हैं। और इसका क्या उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है इसको जंग से बचाना। और इसी प्रकार से जैसे एल्यूमिनियम के पात्र में हम भोजन बनाते हैं तो हमारा जो प्रेशर कुकर वगैरह होता है उस पर इसी तरह की ऑक्सीजन की परत बन जाती है, जिससे हमारा भोजन जो है एल्यूमिनियम से क्रिया नहीं करता है और वो सही बना रहता है। आइए चर्चा करते हैं अब प्रश्न 5 पर। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए सबसे पहले ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, ऑक्सी प्लस करण। ऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन और करण का मतलब हो गया जुड़ना। अर्थात इस तरीके से हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, जुड़ेगी तो उसकी वृद्धि होगी। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और उसकी वृद्धि होती है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे जिंक हो गया नीचे, ये ऑक्सीजन के साथ मिला तो मिल करके ZnO बन गया, इसमें ऑक्सीजन मिल गई। इसी प्रकार से यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन मिल गई और ये CO2 बन गया। तो दोनों ही अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए दोनों अभिक्रियाएं जो हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, सजातीय श्रेणी में भौतिक गुणों में क्रमबद्धता होती है, क्यों। देखिए यहाँ पर दो उदाहरण दे रखे हैं मैंने ऊपर। एक तो है ब्यूटेन जिसमें कार्बन 4 हैं और उसके बगल में दे रखा है उसमें कार्बन आपके 5 हैं। दोनों में एक CH2 ग्रुप का अंतर है और किसी प्रकार का कोई क्रियात्मक समूह का कोई अंतर नहीं है। तो केवल मात्र एक CH2 समूह का अंतर होता है, एक इसी से इसका क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो देखिए कार्बन बढ़ने से आणविक द्रव्यमान बढ़ता है और उससे जो भौतिक गुण होते हैं वो क्रमबद्ध रूप से बढ़ते हैं। रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, केवल भौतिक गुण होते हैं और वो भी क्या है, क्रमबद्ध रूप से बढ़ते हैं। क्रमबद्ध रूप से बढ़ने का मतलब ये है कि पहले वाले और दूसरे वाले में जो भौतिक गुण होंगे वो थोड़े बहुत ही परिवर्तित होंगे, अधिक परिवर्तित नहीं होंगे। यानी ब्यूटेन जिसमें कार्बन 4 हैं, पेंटेन जिसमें कार्बन 5 हैं, इसमें अणु केवल द्रव्यमान में अंतर होगा, भौतिक गुण थोड़े बहुत इनके अलग होंगे, यानी क्रमबद्ध रूप से वो बढ़ेंगे। तो ऐसी श्रेणियों को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय, देखिए सम यानी समान, जाति मतलब जाति, अर्थात जिनकी जाति समान होती है, यानी ये बिल्कुल एक जैसे गुण ही दर्शाते हैं, इनके गुणों में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। आइए अब चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न, सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिशेल का निर्माण होता है? देखिए, साबुन के जो अणु होते हैं उसके दो सिरे होते हैं, दो भिन्न गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। पहला जो सिरा होता है वो जल में विलेयशील होता है, इसलिए उसे हाइड्रोफिलिक या जलरागी सिरा कहते हैं। दूसरा जो सिरा होता है वो हाइड्रोकार्बन में विलेयशील होता है, इसे हाइड्रोफोबिक या जल विरागी सिरा कहते हैं। जल के अंदर इन अणुओं की विशेष व्यवस्था होती है, जिसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है तथा हाइड्रोफिलिक सिरा जो होता है वो अंदर की ओर होता है। इस प्रकार एक गुच्छ का निर्माण हो जाता है जिसे हम मिशेल कहते हैं। इसे अभी आपको जो है चित्र की सहायता से बहुत ही आसानी से समझा दिया जाएगा, उसको देखना। मिशेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में जो है ये स्वच्छ किसी भी चीज़ को स्वच्छ कर सकता है, काम में आता है, क्योंकि तेलीय मैल मिशेल के केंद्र में स्थित हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये साबुन का ऊपर सूत्र लिखा हुआ है RCOONA। इसके दो भाग हो गए, RCOO ये ऋणात्मक भाग और Na धनात्मक भाग। ये ऋणावेशित आयन दो भागों में बटा होता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो नीचे जो निर्माण किया गया है ये आपके मिशेल का निर्माण दर्शाया गया है, जिसमें एक आयनिक सिरा होता है और एक हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है और बीच में जो है वो तेल की बूंद होती है। जो सिरा जल की ओर होता है, जो आयनिक सिरा होता है जो जल की ओर होता है, इसे हम जल स्नेही जल रागी कहते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा होता है जो कि तेल की बूंद की तरफ होता है, इसे हम हाइड्रोफोबिक सिरा कहते हैं, जल विरोधी सिरा कहते हैं। इस तरीके से ये मिशेल का निर्माण होता है। मिशेल निर्माण होने से ये जो है आसानी से जो है जैसे इस पे पानी मारते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में वृषण के दो कार्य बताइए। देखिए, वृषण जो है ये एक नर जनन ग्रंथि होती है, ये केवल नर में पाई जाती है। शरीर के बाहर आप जानते हैं दो अंडाकार जो हैं ये वृषण होते हैं। वृषण जो होते हैं इनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है। तो वृषण का एक कार्य तो हो गया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण जो होता है नर में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी होना, जननांगों का विकास होना आदि। दूसरा जो कार्य होता है वृषण का वो होता है शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करना। शुक्र जनन की क्रिया अर्थात शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करना। तो ये जो है वृषण के दो कार्य हैं। आशा करता हूँ कि ये आज के जो 3 प्रश्न हैं 4, 5, 6, 7 5 प्रश्न आपको समझाए हैं। ये पांचों प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।